In the last lecture, we have discussed about X-ray spectrum, types of X-ray spectrum. Today we are going to discuss about mechanism of X-ray spectrum कि ये X-ray spectrum जो बन रहे थे continuous और characteristic X-ray spectrum ये किस तरह से बनते हैं, इनके पीछे क्या mechanism है, आज यहाँ पर समझते हैं. Let us start the lecture. बहुत ध्यान से लेक्चर को देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस एक्सरे स्पेक्ट्रम बनने के पीछे मैकेनिज्म क्या है. तो सबसे पहला रीजन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है. उसको समझने के लिए सबसे पहली जो हमारे पास टर्म है वो है ब्रेमस्ट्रोलम. एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा. देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के पास से गुजरेगा तो होता क्या है. हमें पता है एक्सरे के केस में ये जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो टारगेट पर जाकर स्ट्राइक होगा, इसके पास हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से ये ट्रेवल करता है. हाई स्पीड एंड हाईली एनर्जेटिक, ये दो चीजें हमें पता है. इसके पास स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है. अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब टारगेट एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो होता क्या है, इसकी स्पीड बहुत हाई है, इसे ब्रेक लगेगी. ब्रेक कैसे लगेगी, ये अपने पास से डिफ्लेक्ट होगा. ये हम 11th 12th में भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास से गुजरेगा तो वो अपने पास से डिफ्लेक्ट होता है. तो जब वो डिफ्लेक्ट होगा यानी उसे हल्की तो ब्रेक लगी होगी, उसकी स्पीड में रिडक्शन होगा. स्पीड में रिडक्शन हुआ मतलब उसकी एनर्जी भी कम हुई. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम क्या बोलता है कि दिस डिक्रीज इन स्पीड और एनर्जी विल गिव आउट समथिंग. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वो जो एनर्जी कम हुई है वो कहीं ना कहीं तो गई. तो वो जो रिडक्शन हुआ इसकी स्पीड और एनर्जी में वो हमें कुछ देगा. वो कुछ क्या है, दैट इज एक्सरेज. वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में मिलेगा जिनकी वेवलेंथ हमें किस ऑर्डर की मिलती है, अप टू 1 एंगस्ट्रॉम, एंड वी कॉल दीज एक्सरेज. और इस प्रोसेस में जो हमें एक्सरेज मिलती हैं दोज आर कॉल्ड continuous X-ray spectrum, and this whole process, this whole term is called bremsstrahlung. Why? Because this bremsstrahlung itself refers breaking of radiation. इस वर्ड का मीनिंग ही क्या है, that is breaking of radiation. तो ब्रेकिंग कैसे हुई, ब्रेक कैसे लगी, वो हमने यहां पर देखा. इलेक्ट्रॉन था हाई स्पीड, हाईली एनर्जेटिक था, किसी पॉजिटिव जो आपका टारगेट न्यूक्लियस था उसके पास से गुजरता है. पास से गुजरने से क्या होगा, ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाता है. कुछ इस तरह से मान लीजिए पास कर रहा था, जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास से गुजरेगा ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाता है. अब इसके पास लेस स्पीड, लेस एनर्जी, तो जितनी एनर्जी इसके पास थी उतनी तो नहीं बची, तो वो कहीं ना कहीं तो गई. वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड वी कॉल दीज रेडिएशंस एज एक्सरेज. और एक्सरेज भी कौन सी, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे. इसी तरह से हमें मिलता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम. इसी चीज को अब थ्योरेटिकली किस तरह से डिफाइन करना है वो यहां पर लिख लेते हैं. व्हेन अ very high speed highly energetic charged particle चार्ज पार्टिकल कौन सा हो सकता है, सच एज इलेक्ट्रॉन passes through, या आप कह सकते हैं passes through nearby another charged particle और दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन हो सकता है, सच एज
प्रोटॉन न्यूक्लियस, इट एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करेगा ये? ब्रेक। इट एक्सपीरियंसेस ब्रेक। ड्यू टू दिस its speed gets reduced. सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड energy, law of conservation of momentum and law of conservation of energy tells us that this reduction in speed, and energy will give out something, and that something is called, and that something will be in the form of electromagnetic रेडिएशंस, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, एंड द स्पेक्ट्रम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी एक्सरे एमिट हुई, इसकी एनर्जी कितनी होगी? अब देखिए ये किस चीज पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दो एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, वहां से आप समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा कोई टारगेट न्यूक्लियस, दूसरे एग्जांपल में लेट दिस इज टारगेट न्यूक्लियस, ये हमारा बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस केस में ये हमारा बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन के पास है 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसके पास भी है 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। जब ये न्यूक्लियस यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास से गुजरेगा तो ये अपने पास से डिफ्लेक्ट होगा, स्पीड इसकी कम हो जाएगी। डिफ्लेक्ट होके मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से निकल गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड, और साथ में हमें क्या मिलती है? दैट इज रेडिएशंस एक्सरे। इस केस में भी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो अपने पास से डिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए इसकी डिफ्लेक्शन कुछ ऐसी है, दिस इज डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। साथ में हमें मिलेगी एक्सरेज। फर्स्ट केस में 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी थी। आफ्टर डिफ्लेक्शन मान लीजिए इसके पास रह गई आपकी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? दैट इज 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास मान लेते हैं 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बाकी एनर्जी बची 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसा क्यों हुआ? दोनों एग्जाम्पल में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? अगर मैं पहला एग्जाम्पल कंसीडर करूं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है ये इसके बिल्कुल पास है,
यानी अगर इसका मैं सीधा पाथ ड्रॉ करूं तो ये देखिए न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजर रहा है, यानी न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो जितनी डिस्टेंस कम, इसका मतलब इसकी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इसका मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर इसके पास 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी तो डिफ्लेक्शन के बाद इसके पास बचेगी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और बाकी बची 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो हमें एक्सरे की फॉर्म में मिल जाएगी। तो इससे दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो डिफ्लेक्शन भी कम होगी। डिफ्लेक्शन कम इसका मतलब इसकी स्पीड में जो रिडक्शन होगा वो भी कम होगा। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए पहले 70 थी तो अब इसके पास 40 बची, तो अब जो एक्सरे यहाँ पे जनरेट हुई उसके पास कितनी एनर्जी होगी इस एक्सरे की, वो होगी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे हमें मिलती है उनकी इंटेंसिटी, उनकी एनर्जी कितनी होगी, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये टारगेट न्यूक्लियस के कितना पास या कितने दूर से गुजर रहा है। जितना ज्यादा पास डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा, एक्सरे की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा, जितना दूर इंटेंसिटी की एक्सरे की जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ही कम। इस पूरी चीज को आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर पूरे मैकेनिज्म में लिख सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम का मैकेनिज्म तो हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमें कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम देखने को मिलती है। अब दूसरा आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर अब दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस जो बिल्कुल सिंपल केस है वो क्या है कि मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये आपका टारगेट एटम है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग हाई स्पीड हाई एनर्जी, if this electron has sufficient amount of energy that it can take off an electron with it, ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाए। मान लीजिए ये किसी इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बाहर ले गया। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी इन एनी केस कि ये इनर शेल से किसी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बाहर खींच के ले जाए, तो यहाँ पर हमें एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए कोई हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, जहां जिसकी वजह से ट्रांजिशन होती है और हमें क्या मिलती है, एक्सरे मिलती है। और एक्सरे भी किस टाइप की मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे देखने को मिलती है। अब इस एक्सरे की इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन से एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन उठ के लोअर एनर्जी लेवल में आता है, यानी इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में कितना डिफरेंस था। मान लीजिए इस एनर्जी लेवल को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन है आपका 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल पे। तो जब ये यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमें यहाँ पर एक्सरे मिलेगी वो मिलेगी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। इसीलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोला जाता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट एटम, इसीलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोला जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म तो ये रहा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी कि एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर ले गया, एक वैकेंसी क्रिएट हुई। उस वैकेंसी को भरने के लिए हायर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन उठ के लोअर एनर्जी लेवल पे आ गया, जिस ट्रांजिशन की वजह से हमें मिलती है एक्सरे। उस एक्सरे की इंटेंसिटी कितनी होगी, डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी लेवल्स बिटवीन द ट्रांजिशंस। इसी चीज को अगर हम थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दैट इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन
has sufficient energy to kick out an electron from inner shell, then a vacancy is created which is filled by electron jumping from higher energy level resulting in production of X-ray, and intensity of X-ray depends on difference between एनर्जी लेवल्स। ये तो पहला केस। दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड ऑगर इफेक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिनोमेना इन द ऑगर इफेक्ट। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। व्हाट इज ऑगर इफेक्ट? पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इस फिनोमेना को एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑगर इफेक्ट क्या है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच an atom with an electron vacancy in innermost shell readjusts itself to a more stable state by ejecting one or more electron instead of radiating X-rays। इसके बोलने का मतलब क्या है? अभी जो हमने लास्ट चीज देखी है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम के लिए, वो क्या था कि इनरमोस्ट शेल में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। उस वैकेंसी को भरने के लिए कोई हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आके लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है उस वैकेंसी को भरने के लिए, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है? एक्सरे मिलती है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑगर इफेक्ट में ये जो एटम है ये उस एक्सरे को एमिट करने की जगह पर ज्यादा स्टेबल होने के लिए एक्सरे ना एमिट करके वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। दिस होल फिनोमिना, दिस होल इफेक्ट इज कॉल्ड ऑगर इफेक्ट। अब इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए दिस इज न्यूक्लियस, इनरमोस्ट शेल, दीज आर ऑर्बिटल्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन था उसने इनर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किक आउट कर दिया। तो यहां पर मैं एक वैकेंसी बना देता हूं। दिस इज वैकेंसी ड्यू टू दिस बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि कोई हायर एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन उठ के इस एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक्सरेज एमिट होंगी, यानी रेडिएशंस एमिट होंगी। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आ गया तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया? यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब ये रेडिएशंस बाहर एक्सरे की फॉर्म में ना निकल के किसी बाहर वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाती है। तो यहां पर भी क्या क्रिएट हो जाएगा? एक होल, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ज्यादा स्टेबल होने के लिए एटम्स कई बार क्या करते हैं कि ये एक्सरेज डायरेक्ट बाहर ना एमिट होके ये जो रेडिएशंस थी, ये रेडिएशंस किसी बाहर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाती हैं, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑगर इलेक्ट्रॉन। वो जो बाहर के ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन होगा जो रेडिएशंस की वजह से बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑगर इलेक्ट्रॉन। तो ऑगर इफेक्ट क्या है?
यहाँ तक फिनोमिना हमें बिल्कुल क्लियर था कि इनर मोस्ट शेल में कोई वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को भरने के लिए कोई हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन उठ के लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, जिसकी वजह से रेडिएशंस एमिट होंगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो ये रेडिएशंस हमें एक्सरे की फॉर्म में डायरेक्ट बाहर मिल जाए, या दूसरा जो एटम्स क्या करते हैं कि उन डायरेक्ट एक्सरेज को बाहर एमिट ना करके उन रेडिएशंस को यूज करते हैं किसी बाहर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अब देखिए एक वैकेंसी ये थी, एक वैकेंसी ये क्रिएट हो गई, तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे किक आउट हो जाते हैं एंड दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड ऑगर इफेक्ट। और ऑगर इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑगर यील्ड। ये टर्म भी ध्यान रखिएगा, ऑगर यील्ड। ऑगर यील्ड क्या है कि ऑगर इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑगर इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑगर यील्ड। और ध्यान रखिएगा, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, with increase in atomic number this auger yield decreases. With increase in atomic number this auger yield decreases, that is the auger effect tends to decrease. Please pause the video to note it down. एक और चीज क्या ध्यान रखिएगा, that for atomic number 30, that is for zinc, एटॉमिक नंबर 30 के लिए ऑगर यील्ड और एक्सरे एमिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। प्रोबेबिलिटी, और आप कह सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरे एंड ऑगर यील्ड इज इक्वल। इसके ऊपर अगर हम 30 से ऊपर जाते जाएं तो हमें एक्सरेज ज़्यादा मिलेंगी, ऑगर इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑगर यील्ड डिक्रीज। दिस इज द होल मैकेनिज्म अबाउट ब्रेमस्ट्रोलंग एंड ऑगर इफेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।